मुल्क से करप्शन खत्म करनी है तो क्या करना होगा? दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है, जो चाहते हैं कि चीन की तरह पाकिस्तान के भी 500 करप्ट सियासतदानों को जेल में डालने का उनके पास इख्तियार हो, जिस तरीके से चीन में हुआ। दूसरा चेयरमैन नैब का मॉडल, जो समझते हैं कि अगर सऊदी अरब जैसे इख्तियारात उनके पास होते तो वो 4 नहीं 3 हफ्तों में करप्शन खत्म कर देते। क्या ये दोनों मॉडल करप्शन खत्म कर सकते हैं? और क्या नैब के वसी तरीन इख्तियारात के होते हुए मजीद सख्त कवानीन की ज़रूरत है? इन दोनों सवालात का आपको तफसील से जवाब बताते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज चीन में किस ख्वाहिश का इजहार किया। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी गुफ्तगू में सऊदी अरब में होने वाले एहतसाब का जिक्र किया। वो कह रहे थे कि जी वो नैब ने किया क्या है अब तक। भैया आप मेहरबानी करके वो नैब से पूछ तो लें कि नैब ने आज तक क्या किया। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब की मिसाल नैब के सामने नहीं है कि उन्होंने एक होटल में करप्ट अफराद को रखा और उन्होंने 4 हफ्तों के अंदर तमाम वाजबात अदा कर दिए। मुझे 4 घंटे गैर कानूनी रखने की किसी को इजाज़त नहीं है। वहाँ बादशाहत है, वहाँ शहनशाहियत है, वहाँ उनके अपने कानून हैं, जो कह देते हैं वो ला बन जाता है। मैंने तो आज अगर अरेस्ट किया किसी को तो मुझ पर ये पाबंदी लाजमी है कि मैं 24 घंटे में कोर्ट के सामने उसको पेश करूँ। आप मुझे वो इख्तियारात मुझे दे दें, नैब को आप इख्तियारात दिला दें। उन्होंने तो 4 हफ्ते लिए थे, मैं आपसे 3 हफ्ते के लिए कहता हूँ कि मैं 3 हफ्ते में ये आपको करके दिखा दूंगा। फिर बाद में उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल जल्द एहतसाब से मुताल्लिक सवाल के जवाब में दी। बहरहाल सवाल अपनी जगह है कि अगर सऊदी अरब वाले इख्तियारात मिल जाएं तो करप्शन क्या जल्दी ख़त्म हो जाएगी? आइए इन दोनों दावों का जायज़ा लेते हैं। क्या इन दो ममालिक यानी कि चीन और सऊदी अरब के आमराना क़वानीन करप्शन रोकने में कामयाब हो गए हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ और बार बार चेयरमैन नैब ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया है। वो कहते हैं हकीकत जाननी है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें। हम आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही की मिसाल देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक चीन का नंबर 87वां है, यानी 86 और ममालिक हैं जहाँ चीन से कम करप्शन है। इसी तरह सऊदी अरब का नंबर 58वां है, यानी 57 ममालिक ऐसे हैं जहाँ सऊदी अरब से कम करप्शन है। अब क्या उन ममालिक के भी ऐसे आमराना इख्तियारात हैं जैसा कि चीन और सऊदी अरब के हैं, जहां पर करप्शन सऊदी अरब और चीन से कम है, या फिर वहां जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए वहां पर करप्शन कम है? इसी तरह पाकिस्तान में नैब 21 साल से मुतहरिक है। नैब के सख्त कवानीन हैं, मगर करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 117वां नंबर है। अब जायज़ा लेते हैं वो कौन से ममालिक हैं जहाँ करप्शन दुनिया में सबसे कम है। अक्सर ममालिक का हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नंबर डेनमार्क का है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिर नॉर्वे, नीदरलैंड, कनाडा और लग्जमबर्ग हैं। क्या इन तमाम ममालिक में सख्त कवानीन हैं, आमराना कवानीन हैं? नहीं, ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ जमहूरियत है, कानून की हुक्मरानी है, और इन्हीं में से बहुत से ममालिक की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मदीना की रियासत का मॉडल होने की मिसाल देते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो करप्शन ख़त्म करने का तरीका भी बताया कि जमहूरी इदारे और आज़ादी सहाफ़त करप्शन के खात्मे के लिए ज़रूरी हैं। अपनी 2018 की करप्शन इंडेक्स के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये तक कहा कि दुनिया में जमहूरियत और करप्शन के ख़िलाफ़ इन मकबूल नारे लगाने वाले लीडरों से ख़तरा है जो करप्शन के ख़िलाफ़ मकबूल नारे लगाते हैं मगर असल में वो जमहूरी इदारों को अंडरमाइन करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। और पाकिस्तान में तो तारीख़ी तौर पर जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए, जमहूरी इदारों को नीचा दिखाने के लिए करप्शन का नारा इस्तेमाल किया गया। बाद में हुआ कुछ नहीं। आज भी पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 117वें नंबर पर है। 21 साल से नैब मौजूद है, इन्हीं कवानीन के साथ मौजूद है, मगर पाकिस्तान का नंबर 117वां है। तरक्की याफ्ता ममालिक, दूसरे ममालिक पाकिस्तान से इसमें बहुत आगे हैं। यही नहीं बल्कि अगर खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त तरतीब दी जाए तो यही ममालिक आगे नज़र आते हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में रहने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड है। इसके बाद 9वें नंबर पर कनाडा और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। ये वो 10 ममालिक हैं जहाँ रहने वालों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में होता है। खुश रहने वाले ममालिक में ना सऊदी अरब है ना ही चीन है। इसी तरह UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक नॉर्वे सबसे आगे है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग और स्वीडन का नंबर आता है। और इस फहरिस्त में चीन का नंबर 86वां है, जबकि सऊदी अरब 39वें नंबर पर है। मगर इन दोनों ममालिक के निज़ाम की पाकिस्तानियों को मिसालें दी जा रही हैं। बहरहाल यूरोपीय ममालिक हैं जहाँ करप्शन सबसे कम है, जहाँ लोग खुशहाल हैं, जहाँ इंसानी तरक्की सबसे ज़्यादा है, जमहूरियत है, कानून की बालादस्ती है, ना कि किसी को जेल में डालने की हुक्मरानों की ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
वज़ीर आज़म जब मदीना रियासत की मिसाल देते हैं तो इन ममालिक की मिसाल देते हैं, मगर जब उन्हें करप्शन के ख़िलाफ़ बात करनी होती है तो चीन की मिसाल दे देते हैं। जब जो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं उनकी मिसाल देनी होती है तो मलेशिया की मिसाल दे देते हैं। हालांकि वो सरमाया पाकिस्तान कंपनी कहाँ है जिसकी मिसाल दे दे के मलेशिया की मिसाल दी गई थी, अब चाइना में जाके चाइना की मिसालें दे रहे हैं। मगर जिन ममालिक की वो मदीना की रियासत के हवाले से मिसाल देते हैं, जिसमें ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ जराइम में तेज़ी से कमी आई, और इतनी तेज़ी से कमी आ रही है, इसके अलावा यूरोपीय दूसरे ममालिक में इतनी तेज़ी से कमी आ रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अलावा भी, कि 2018 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक हॉलैंड की जेलें कैदियों से खाली हो रही हैं। 2016 में हॉलैंड की जेलों में 20,000 से ज़ायद कैदी थे, जो 2018 में कम होकर 10,000 हो गए हैं। यही वजह है कि वहाँ जेलें ख़त्म करके दीगर इदारे बनाए जा रहे हैं। तो क्या इन ममालिक में आमराना कवानीन है? हांगकॉन्ग का जिक्र होता है, हांगकॉन्ग वापस चीन के पास आ गया है, मगर वहाँ के अवाम सड़कों पर हैं क्योंकि वहाँ के अवाम नहीं चाहते कि चीन के कवानीन का इतलाक़ उन पर हो। मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन को आइडियलाइज़ कर रहे हैं, उनके जैसे कवानीन चाहते हैं। हालांकि नैब के कानून पर तनकीद होती है जो पाकिस्तान में कवानीन है कि ये कवानीन ड्रेकोनियन और आमराना हैं। कानून नैब को इजाज़त देता है कि वो किसी भी मुलजिम को किसी भी शिकायत पर गिरफ्तार कर सकता है। शिकायत अगर इंक्वायरी के मरहले पर हो या फिर इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर हो, कानून चेयरमैन नैब को इख्तियार देता है कि वो मुलजिम के वारंट जारी कर सकते हैं। यही नहीं, कानून नैब को इख्तियार देता है कि वो मुलजिम को 90 दिन के रिमांड पर अपने पास रख सकता है। नैब के सख्त कवानीन की वजह से ही इस वक्त सूरत हाल यह है कि अपोजिशन की तकरीबन तमाम नुमाया शख्सियात जेल में हैं, और हैरान कुन तौर पर सिर्फ एक नवाज शरीफ के अलावा इन अपोजिशन रहनुमाओं से किसी एक पर भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, उन्हें सज़ा नहीं हुई है, मगर उसके बावजूद कई माह से जेलों में है। नैब ने 10 जून को साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को अब 4 माह होने वाले हैं। उन पर इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ। इल्ज़ाम है साबित होना चाहिए, पैसे वापस रिकवर होने चाहिए। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को नैब ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 3 माह होने वाले हैं और उनके खिलाफ अब तक रेफरेंस दायर तक नहीं हो सका। वो खुद अदालत को कहते रहे कि नैब को केस समझा रहा हूँ मैं, इसलिए LNG समझाने के लिए नैब को मजीद रिमांड दे दिया जाए। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक को नैब ने गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया। उसके बाद रिमांड हुए, फिर अदालती हुए, और उसकी गिरफ्तारी को अब 10 माह होने वाले हैं, मगर उन पर भी अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी गिरफ्तारी को 2 माह हो गए हैं, उन पर भी अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल 7 अगस्त को गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी को भी 2 माह हो गए हैं, मगर उन पर भी अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। नैब ने शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, फिर वो 4 माह तक गिरफ्तार रहे। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की मंजूरी दी और वो 15 फरवरी को रिहा हो गए। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही हो रहा है। नैब ने गुज़िश्ता साल फरवरी में साबिक चेयरमैन LDA आहा चीमा को गिरफ्तार किया। 1.5 साल से ज़ायद हो गया उनकी गिरफ्तारी को, मगर वो अभी तक इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी को भी 15 माह हो गए हैं और इन दोनों पर अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ये लोग जेल में हैं, यानी मुजरिम नहीं हैं, मुलजिम हैं, फिर भी कई माह से जेल में हैं, जिसकी इजाज़त महज़ब दुनिया का कोई कानून नहीं देता। मगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि चीन जैसा कानून अगर हो तो मैं ज़्यादा तेज़ी से करप्शन हमारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता हूँ। चेयरमैन नैब समझते हैं कि सऊदी अरब जैसा अख्तियार होता तो 2 माह में करप्शन साबित हो जाती। इल्ज़ाम साबित होता नहीं है पाकिस्तान में, इतना लंबा अरसा नैब अपने रिमांड में रखता है, फिर अदालती तहवील में मुलजिमान हैं, मुजरिम नहीं है, मगर फिर भी गिरफ़्तार किया हुआ है, कई माह तक जेलों में रहते हैं। मगर इसके बावजूद भी ख्वाहिश है कि मज़ीद आमराना कवानीन होने चाहिए दुनिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, साथ ही जमहूरी तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यही बताता है कि मीडिया की आज़ादी, जमहूरी इदारों की आज़ादी ही करप्शन के ख़ात्मे का बाइस बनती है। हर तरीके से हर दुनिया के इंडेक्स में ये ममालिक आगे हैं, मगर वज़ीर आज़म इन दूसरे ममालिक की मिसाल दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबर सत्तार साहब, अब माहिर कानून है। बाबर सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। बाबर सत्तार साहब, आपने ज़ाहिर वज़ीर आज़म का भी बयान सुना, वो 500 लोगों को जेल में डालने की बात चाइना के हवाले से, आप 400 लोगों को आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान के कवानीन इतने कमज़ोर हैं कि चीन जैसे, सऊदी अरब जैसा कवानीन हो तो करप्शन ख़त्म हो सकती है? 21 साल से नैब का कानून मौजूद है, 170वें नंबर पर है, चीन तो खुद 87वें नंबर पर है, सऊदी अरब 59वें नंबर पर है। इसके अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो मगरबी ममालिक हैं, जहाँ जमहूरियत है, इदारे आज़ाद हैं, डिलीवर करते हैं, वो उनमें करप्शन बहुत कम है। कि पाकिस्तान को फिर कौन सा मॉडल सूट करता है आपके ख्याल में? देखिए शाहजेब, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन और कानून उसके नीचे जो बने हुए हैं, वो भी एक रिलीजन की तरह हैं। या आप उनमें यकीन रखते हैं या आप उनमें यकीन नहीं रखते। अगर आप उसमें यकीन रखते हैं तो फिर आपकी कमिटमेंट
होगी और आपका फेथ होगा कि हमने इनके मुताबिक चलना है तो बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक हल्फ उठाया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उसमें था कि मैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूंगा आईन पाकिस्तान को। अब आईन पाकिस्तान क्या है? आईन पाकिस्तान वो कॉम्पैक्ट है रियासत और सिटीज़न के दरमियान जो रियासत के इख्तियारात को महदूद करता है। वो इंश्योर करता है कि कोई भी अपनी पावर को, क्योंकि स्टेट के पास बड़ी पुलिस पावर होती है, वो अपनी पावर को अब्यूज़ ना कर सके। सो वो तो कदगन पे कदगन लगाता चला जाता है। आप फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, आर्टिकल 9 कहता है कि आप किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकते, आप उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को सल्फ नहीं कर सकते कानून के तकाजे पूरे किए बगैर। फिर आर्टिकल 10A डाला गया 18वीं तरमीम के बाद, जो कहता है कि आप फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो तो समझ बूझ नहीं रखते लोग, जो तो आला ओहदे पे नहीं है, जिसका ड्यू प्रोसेस में फेथ नहीं है, जिसका लीगल प्रोसेस में फेथ नहीं है, वो तो ये बात कहे कि जी आप निकालें लोगों को और इन्हें चौकों के दरमियान खड़े करके फांसियां दें। वो तो चले, बात समझ आती है कि भाई समझ ही नहीं है। यहाँ पे एक साहब हैं जो सारी ज़िंदगी कानून के रखवाले रहे, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और अब वो नैब के चेयरमैन हैं। दूसरे साहब वो हैं जिनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, यानी आपने लोगों को इंसाफ देना है। ये इस नारे के साथ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो ऐसे मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं जहाँ पे अब देख लीजिए सऊदी अरब, चाइना हमारे दोस्त मुल्क हैं, उनके बारे में बुरा कहना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ की कहानी नहीं है। ये तो पुराना ज़माना था कि बादशाह होता था, अगर अच्छा होता था तो लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके पास ये इख्तियार होता था कि जिस मर्जी की गर्दन उतरवा दे। तो वहाँ से वो रूल ऑफ मैन का ज़माना था। वहाँ से जब हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर आए तो एक दुनिया ने पूरी ने एक प्रोग्रेस की कि हम आज यहाँ पे आके खड़े हैं। अब इस उम्र में रूल ऑफ लॉ के ज़माने में आप फिर वापस जाएं और कहें कि जी हम तो रूल ऑफ मैन चाहते हैं कि जिस मर्जी को हम चाहें बंद कर दें, 500 लोगों को 4 दिनों में बंद कर दें। तो ये कैसी सोच है? और अगर ऐसी सोच के साथ आप चल रहे हैं तो आप कैसे इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और क्या आप इस मुल्क का बनाना चाहते हैं? मेरी तो ये बात समझ से बाहर है। ऐसे मगर ये भी बताइएगा कि वाकई क्या पाकिस्तान के कवानीन में कमज़ोरी है? क्योंकि एक तरफ से तनकीद ये हो रही है कि जी 90 दिन के लिए नैब रिमांड ले सकता है, फिर जुडिशल रिमांड पर 1.5 साल वो लोग जिनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। ज़रा दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि बगैर साबित हुए लोगों को इस तरीके से उनके हक से महरूम किया जाए, फ्री मूवमेंट के हक से महरूम किया जाए। ये कवानीन सख्त हैं या फिर नरम हैं? इन्हें मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के कवानीन को? देखिए, कानून तो हमारे आइन और कानून तो हमारे वो सारी बातें कहते हैं जो दुनिया के अच्छे कवानीन कहते हैं, लेकिन जो गैप है कानून के दरमियान और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान वो बड़ा वसी है। अब हमने आर्टिकल 10A लिख दिया कि हम ड्यू प्रोसेस देंगे, हमने उसमें लिख दिया कि फेयर ट्रायल देंगे, लेकिन फेयर ट्रायल के पहले ही आप अगर लोगों को बंद करके रख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी कोर्ट्स ने भी ये बात कह दी कि जनाब नैब के उसके अंदर तो बेल की गुंजाइश नहीं है, तो पार्लियामेंट अपना काम करे। पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स तो बना दी लेकिन नैब के लॉ को आज तक कमेंड नहीं किया। सो एक हमारा आइन है जो फंडामेंटल राइट आपको देता है, द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू इक्वालिटी, ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर। आपकी राइट टू स्पीच लिखी गई है, उसमें राइट टू एसोसिएशन लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं जनाब नैब के स्टैट्यूट में ये बात नहीं लिखी, हाई कोर्ट बेल नहीं दे सकती, लोग पड़े हुए हैं, बंद हैं, आप उसके ऊपर सही इल्ज़ाम लगाएं, गलत इल्ज़ाम लगाएं, बंद कर दें, 4 साल बाद उसका ट्रायल होगा, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, 4 साल उसके चले गए। अच्छा, वो लोग 20-20 साल, 22-22 साल अदालतों के वो जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा कि जनाब इनके खिलाफ तो कोई हमारे पास सही एविडेंस नहीं थी, ये तो ट्रायल ही गलत हुआ था इसका और बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ। तो फिर वापस कौन करेगा 22 साल उनके, जिन्हें टांग दिया 1-2 लोगों को, उनका टाइम कौन वापस करेगा, उनकी जिंदगियां कौन वापस करेगा? देखिए, सिस्टम तो इंसान ने बनाया है ना और इंसान ही से चला रहा है। अब उसकी इंप्रूवमेंट की बात है। हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। यानी एक ज़माना था, हमने देखा कि ग्रोथ थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि फंडामेंटल राइट्स का स्कोप बड़ा करना हमारा काम है, और उसके बाद से हम पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं, बेशक वो मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो, बेशक वो आपके राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात हो, बेशक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो। यानी 20 साल से मैं कॉलम लिख रहा हूँ
जो इस वक्त हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हालात हैं, इतने बुरे हालात कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। तो यानी ये सारी एक रवैया है, एक रवैये में सख्ती आ रही है। ऑलरेडी हम लोगों को, सिटीज़न को राइट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सिटीज़न तंग है, उसे जो बेसिक फ्रीडम्स है वो नहीं मिल रही। और जो हुक्मरान है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे हाथ मजीद खुले छोड़ दें, हमें मजीद डिस्क्रेशन दें उस तरह का जिस तरह का सऊदीया में मिलता है बादशाहों को। तो यानी ये कंसेप्चुअली आपको कहीं पे बड़े खाके में प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, कि एक आपने आइन तो बनाया, लेकिन जो लोग उसके रखवाले हैं उनका अपना फेथ नहीं है उस आइन के अंदर कि हमने इसे इंप्लीमेंट करना है, इसे रिस्पेक्ट करना है इन लेटर एंड स्पिरिट। तो फिर ये कैसे आप ले गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे आइन के साथ और हमारे कवानीन के साथ। अगर प्रॉब्लम है तो वो ये है कि उन्हें सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा और जो उसमें इख्तियारात दिए उनका अब्यूज़ हो रहा है, ना कि इख्तियारात की कमी है। बहुत शुक्रिया। बाबर सत्तार साहब कह रहे थे कि जो इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल इस वक्त मसला है, ना कि इख्तियारात की कमी इस वक्त मसला है। और दुनिया की मिसालें जो हमने आपके सामने रखी हैं वो इस बात की गवाह है कि जमहूरियत से, जमहूरी इदारों के मजबूत होने से, रूल ऑफ लॉ से, मीडिया की आज़ादी से, इसी से करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी और मुल्क की तरक्की भी वाबस्ता है, ना कि वैसे क़वानीन से जिनकी बार बार मिसालें दी जा रही हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर पर बात करेंगे।